गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में पढ़ा। दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और वेक्टर एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 की प्रॉब्लम्स लेंगे। आज की जो पहली प्रॉब्लम है उसमें हमें एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है जो 40 किलोमीटर का होगा और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओपी है। अब ओपी 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, ईस्ट में है नॉर्थ से, तो ये 30 डिग्री है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ओ से लेकर पी तक का, ये ईस्ट साइड में नॉर्थ से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वेक्टर ओपी फिलहाल इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर हम ओपी की बात करें तो ओपी यहाँ पर 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं और इन क्वांटिटीज को हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। पहली है 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स जो क्वांटिटी है ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है और टाइम आप जानते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी। इसी का जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर हमें एक यूनिट दी हुई है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम आप जानते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कहीं हमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी क्वांटिटी है 10 न्यूटन्स का। तो 10 न्यूटन का फोर्स है और फोर्स के अंदर डायरेक्शन जरूरी है, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चौथी क्वांटिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड को शो करता है, लेकिन स्पीड को तो शो करता है, यहाँ किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला है 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को शो कर रहा है। डेंसिटी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगली और आखिरी जो क्वांटिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और साथ में लिखा हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मीटर पर सेकंड होने की वजह से ये स्पीड को शो करता था, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन भी हमें स्पेसिफाई की हुई है कि ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की साइड में है, इसलिए ये स्पीड तो है लेकिन विद डायरेक्शन है। इसका मतलब ये वेलोसिटी हो गई है और इस कारण से ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। उसके बाद जो अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है, हम पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर है और उसके बेसिस पर हमें
कुछ क्लासिफिकेशन करने बताने वेक्टर्स के बारे में। ये अगला एग्जाम्पल है, इस तरह का हमें एक फिगर बनाया हुआ है। इसमें ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, ये वेक्टर C है और ये वेक्टर D। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन से वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसे वेक्टर जो किसी एक लाइन के पैरेलल हों, वो सारे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर A, वेक्टर C दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है। वेक्टर D भी पैरेलल टू A है, डायरेक्शन जरूर इनकी अपोजिट है लेकिन हैं एक ही लाइन के पैरेलल। तो कोलिनियर वेक्टर्स हैं यहाँ पर A, C एंड D। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमें इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से दे रखे। इक्वल वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर C दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम इनका मैग्नीट्यूड है, तो हम कह सकते हैं A एंड C दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। और तीसरी बात हमसे पूछी गई है को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हों उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट का नाम रख दें P, तो P पॉइंट से आप देख सकते हैं एक वेक्टर C जा रहा है, दूसरा वेक्टर B जा रहा है और तीसरा वेक्टर D जा रहा है। तो यहाँ पर वेक्टर B, वेक्टर C और वेक्टर D ये तीनों ही वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है। इसी में मैं आपके सामने एक और फिगर लिख रहा हूं जो एक्सरसाइज 10.1 से ली गई है और एक्सरसाइज 10.1 की ये 4th प्रॉब्लम है। यहां पर एक फिगर बनाई है क्वेश्चन नंबर 4 में और इस तरीके की ये फिगर है। इस फिगर में ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है और ये वेक्टर D है। तो एक बार फिर आपसे पूछा है कि इनमें से को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं। जैसा पिछले एग्जाम्पल में हमने करा था, इस बार भी हमें को इनिशियल वेक्टर्स बताने हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस पॉइंट का नाम, अगर हम चारों पॉइंट्स का नाम रख दें P, Q, R, S, तो ये जो S पॉइंट है, S पॉइंट से ही दो वेक्टर्स इनिशिएट होते हैं, वन इज D, अनदर वन इज A। तो को इनिशियल वेक्टर हो गए A एंड D। और इसके अलावा कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स नहीं हैं जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। इसमें हमसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन से वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स। तो आप देख रहे हैं कि A और C जो वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों तो इक्वल वेक्टर्स नहीं है। लेकिन वेक्टर B और वेक्टर D की अगर हम बात करते हैं
तो वेक्टर बी और वेक्टर डी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए वेक्टर बी और वेक्टर डी दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। और तीसरी बात जो हमसे पूछी गई है कि ऐसे वेक्टर्स बताएं जो कोलिनियर हैं बट नॉट इक्वल। तो अभी हमने देखा था कि वेक्टर बी और वेक्टर डी इक्वल थे। अब हमें ऐसे वेक्टर ढूंढने हैं जो कोलिनियर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो अगर हम ए और सी वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों सेम ही लाइन के पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शंस इन दोनों की डिफरेंट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये वेक्टर्स इक्वल तो नहीं हैं। इक्वल नहीं है लेकिन कोलिनियर है। तो ऐसे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहां हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है कि वेक्टर ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। हम पहले ए और माइनस ए के बारे में जान लें। अगर सपोज पी क्यू वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है तो क्यू से पी की डायरेक्शन में जो वेक्टर बनाया जाएगा उतनी ही लेंथ का वो माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक ही लाइन के पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। अब हम बात करते हैं कि क्या वेक्टर ए और माइनस ए कोलिनियर होते हैं। तो आपने देखा कि ये दोनों ही वेक्टर्स एक ही लाइन के पैरेलल हैं, इसका मीनिंग ये दोनों कोलिनियर हैं। तो आप कारण दे सकते हैं एज वेक्टर ए एंड माइनस ए आर पैरेलल टू सेम लाइन। सेम लाइन के पैरेलल होने की वजह से हैंस दे आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियर है। दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा ही मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। क्या ये बात सही है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम हो? तो दो वेक्टर्स हम देते हैं जो कोलिनियर हैं, जैसे मैं लेता हूं ए बी, एक और वेक्टर मैं ले लेता हूं सी डी। अब ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर तो हैं लेकिन इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर हों तो वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे। अगर ऐसा होता तो वो इक्वल वेक्टर ही हो जाते। तो आंसर है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हों तो मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तीसरी बात है कि अगर दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम है क्या वो कोलिनियर होंगे? मैं एक स्क्वायर बनाता हूं। ABCD एक स्क्वायर है। अब चारों साइड्स की लेंथ तो बराबर है। मैं दो वेक्टर्स लेता हूं AB और AD। इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। क्या ये कोलिनियर हैं? नहीं, कोलिनियर तो नहीं है क्योंकि दोनों सेम लाइन के पैरेलल नहीं हैं। यहां पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, AB का मैग्नीट्यूड और AD का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट दे आर नॉट कोलिनियर।
but AB and AD are not collinear. तो यानी ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो ट्रू नहीं, फॉल्स है। और चौथा और आखिरी स्टेटमेंट है कि दो कोलिनियर वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे वो इक्वल भी हो। दो हमें वेक्टर्स दिए गए हैं और जिनके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं सेम, दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, कोलिनियर है, क्या वो बराबर है? देखते हैं। अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं, मैं AB वेक्टर ले लेता हूं और एक और वेक्टर ले लेता हूं CD, लेंथ सेम है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, दोनों कोलिनियर हो गए, तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं? इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शंस हैं बिल्कुल अलग हैं, अपोजिट हैं। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हों, दोनों कोलिनियर हों, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स। अब इस एक्सरसाइज के बाद में हम कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो है पोजीशन वेक्टर का। अब हम कोशिश करेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ रिलेट करना शुरू करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। वेक्टर्स में हमें इंडिपेंडेंस है कि हम किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेकर बाकी वेक्टर्स के साथ काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं एक फिक्स पॉइंट लेता हूं जिसे हम O से डिनोट कर दें, और O के रेफरेंस में मैं दो पॉइंट ले लेता हूं A और B, मान लेते हैं OA और OB दो वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A और B को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप लिख सकते हैं कि OA प्लस AB इक्वल टू OB। ये जो वेक्टर OA है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ A कहलाता है, OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B कहलाता है इन रेफरेंस ऑफ O। OA को कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, और OB को कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। आमतौर पर पोजीशन वेक्टर ऑफ A को स्मॉल a से भी डिनोट कर देते हैं और पोजीशन वेक्टर ऑफ B को स्मॉल b से भी डिनोट कर देते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें OAB की, तो इस ट्रायंगल OAB में आप देख सकते हैं OA और AB को अगर हम ऐड कर दें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से तो हमें मिलता है OB। तो इसी वजह से मैं AB वेक्टर को लिख सकता हूं OB माइनस OA। OB का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ये एक तरीका है जब हम किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अगर आपको वेक्टर ए भी लिखना है तो टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को आप माइनस करते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं किसी भी वेक्टर के किसी प्लेन में कंपोनेंट को कैसे लिखा जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को स्पेस में कैसे लिखा जाएगा। हम रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ
कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और हम लेते हैं एक 2 डायमेंशनल प्लेन। ये ओरिजिन है, यहां पर एक पॉइंट हम लेते हैं P और O को हम P से ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स x y। आप P से एक परपेंडिकुलर अगर डालते हैं x एक्सिस पर, सपोज L से मिलता है, O से मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं तो O से लेकर L तक की जो डिस्टेंस होगी वो x होगी और L से लेकर P तक की जो डिस्टेंस होगी वो y। अगर मैं वेक्टर OL की बात करूं, आपको ध्यान होगा हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और यूनिट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था A कैप होता है वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A। तो यानी किसी भी वेक्टर A को लिखना हो तो उसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को मॉडुलस ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दें। तो यही तरीका है। मैं अगर OL वेक्टर लिखना चाहता हूं तो जो OL का मैग्नीट्यूड है उसको OL की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है यूनिट वेक्टर उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। OL की डायरेक्शन वही है जो x एक्सिस की डायरेक्शन है और x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम I से डिनोट करते हैं, यानी इसका मतलब है OL का मॉडुलस इनटू I। क्या O से लेकर L का जो डिस्टेंस है जो कि OL का मॉडुलस होगा दैट इज x, तो OL है यहां पर x इंटू I। सिमिलरली अगर PL की बात करें, PL वेक्टर जो होगा PL का मॉडुलस और PL की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ उसका प्रोडक्ट। PL y एक्सिस के पैरेलल है तो PL की डायरेक्शन वही होगी जो y एक्सिस की है। y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो j कैप है और P से लेकर L की डिस्टेंस y है, तो PL को आप लिख सकते हैं y इंटू j। अब अगर मैं पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूं, अभी हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाह रहा हूं, तो मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से OLP की बात करें तो वेक्टर OP को लिखा जा सकता है वेक्टर OL प्लस वेक्टर LP। OL को भी हमने लिखा XI है और LP को हमने लिखा YJ। ये वेक्टर OP को हमने लिख दिया। तो अब ये एक रिलेशन बना है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उसके पोजीशन वेक्टर्स के साथ में जोड़ सकते हैं। आप याद रखें, अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y हैं तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी xi प्लस yj। ये हमने और यही कहलाते हैं वेक्टर OP के कंपोनेंट। अब अगर हमने ये जो पॉइंट है स्पेस में लिया होता तो उसके 3 कंपोनेंट होते। तो अगर हम स्पेस की बात करें, P कोई पॉइंट हो, x y z उसके कोऑर्डिनेट्स हों, बी ए पॉइंट इन स्पेस, तो उसके पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P जिसे हम OP कहेंगे, इज xi प्लस yj प्लस zk। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं अगर हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम हो। और अब हम मालूम करेंगे कि दो वेक्टर्स को
अगर वो कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें। जब भी कोई वेक्टर आई जे के की फॉर्म में लिखा होता है तो हम कहते हैं ये अपने कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा होता है। तो दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखे हुए हों तो क्या कंडीशन होगी? मान लेते हैं हम दो वेक्टर्स लेते हैं जो ए और बी हैं। इफ वेक्टर ए की अगर हम बात करते हैं x1i प्लस y1j और z1 के, हम स्पेस में ये वेक्टर ले रहे हैं जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं i j k की डायरेक्शन में, और वेक्टर b है x2i प्लस y2j प्लस z2 के। अगर वेक्टर a और वेक्टर b दोनों बराबर हों तो इसका मीनिंग होगा कि x1i प्लस y1j प्लस z1k x2i प्लस y2j प्लस z2k के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे और z2 माइनस z1 इंटू के इक्वल टू 0। अब ये वेक्टर 0 के इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट ही 0 हो, यानी x1 माइनस x2 0 हो, जिसका मीनिंग होगा x1 इक्वल टू x2, y1 माइनस y2 0 हो, यानी y1 और y2 बराबर हो, और z1 माइनस z2 बराबर 0 हो, जिसका मतलब होगा कि z1 और z2 भी बराबर हो। तो कंक्लूजन ये है कि दो वेक्टर्स a और b अगर कंपोनेंट वाइज इक्वल हैं तो वो तभी बराबर होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि अगर मान लें हमें दो वेक्टर्स दिए जाते हैं। पहला वेक्टर है a xi प्लस 2j प्लस z और दूसरा वेक्टर है b, ये है 2i प्लस yj प्लस k। ये दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो हमें बताना है कि x, y और z की वैल्यूज क्या हो। तो अभी हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जबकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, और इस कारण से x की वैल्यू 2 होनी चाहिए अगर a और b बराबर हैं। y की वैल्यू भी 2 के बराबर होनी चाहिए और z की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी डेफिनेशन है कि दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जबकि उनकी डायरेक्शन सेम होंगी और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम हो। तो यानी ये तभी संभव है जब x वाला कंपोनेंट x वाले के बराबर हो, y कंपोनेंट y के बराबर हो और z कंपोनेंट z के बराबर हो। प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े हैं और इन्हीं कंसेप्ट्स के बेस पर अब हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।